जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है और आवेश की संकल्पना क्या होती है। ये कक्षा 12 की फिजिक्स का प्रथम बुक का पहले चैप्टर आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आवेश का मात्रक क्या है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आवेश का मात्रक कहाँ से आता है। तो कक्षा 9 और 10 में हमको रटाया जाता है कि हम जानते हैं कि 10 में ये रटाया जाता है कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहा जाता है। अगर अर्थात I बराबर क्यू अपान टी, ये फार्मूला हम लोगों को रटाया जाता है। I बराबर होता है क्यू अपान टी के। अगर यहाँ से क्यू बराबर निकाला जाए तो इस वाले टी की गुणा जब इधर करा दोगे, बटे वाली चीज हमेशा गुणे में जाती है, तो क्यू बराबर क्या आएगा? I इंटू टी। क्या आ जाएगा? I इंटू टी। यहाँ पे क्यू जो है वो क्या है? चालक में प्रवाहित आवेश है। क्यू क्या है? चालक में प्रवाहित आवेश। और I क्या है? चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा। और टी जो है वो क्या है? समय। टी समय है। ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं कि आवेश बराबर होता है वैद्युत धारा गुणे समय के। किसके बराबर होता है? वैद्युत धारा गुणे समय के। ये सारी चीजें हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। मैकेनिक्स बुक में कक्षा 11 में सबसे पहले यही सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। आवेश और उसकी विमाएं और उसके मात्रक। ठीक है। तो आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणे समय। एमकेएस पद्धति में वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर तथा समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। ठीक है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो अगर ये कहा जाए कि आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम। यदि आवेश का मात्रक जो होता है यहाँ पे कूलाम होता है, क्योंकि एम्पियर इंटू सेकेंड को ही क्या कहा जाता है? कूलाम कहा जाता है। एम्पियर गुणे सेकेंड को कूलाम कहा जाता है। तो यदि हम अगर I बराबर 1 एम्पियर तथा समय 1 सेकंड लें तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश वह होता है जो किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कर दे। फिर से रिपीट करते हैं। यदि हम I बराबर 1 एम्पियर लें और T बराबर 1 सेकंड लें तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश वह होता है जो किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित कर दे। अब तीसरी अगली चीज है कि आवेश की विमा। आवेश की विमा क्या होती है? तो आवेश की विमा जो होती है कैपिटल ए इंटू टी, क्योंकि एम्पियर की जो विमा होती है वो कैपिटल ए तथा समय की विमा कैपिटल टी होती है, इसलिए आवेश की विमा कैपिटल ए इंटू टी होगी। अगली चीज है कि सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? सीजीएस पद्धति में, सीजीएस का फुल फॉर्म जो होता है कि लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम। अगर कोई पूछता है कि 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं तो बताना 1 कूलाम में 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। अगर कोई ये भी पूछे कि यहाँ पे ईएमयू, ईएमयू का मतलब होता है वैद्युत चुंबकीय मात्रक, जो आवेश का एक मात्रक है। क्या होता है? आवेश का एक मात्रक होता है। विद्युत चुंबकीय मात्रक आवेश का एक मात्रक होता है। अगर ये पूछे कि 1 कूलाम में कितने एएमयू होते हैं तो उनको बताओगे 1/10 एएमयू होते हैं। 1 कूलाम में कितने एएमयू होते हैं? 1 कूलाम में 1/10 एएमयू होते हैं। अगली चीज है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैरेड होता है। क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैरेड होता है। ये पूछा जाए कि आवेश 1 कूलाम, 1 फैरेड में कितने कूलाम होते हैं? 1 फैरेड में कितने कूलाम होते हैं? तो 1 फैरेड में 96,500 कूलाम होते हैं। तो ये है आवेश का मात्रक। और ये क्या है? आवेश का मात्रक है। अब हम आवेश की संकल्पना के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है? आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है? इस चीज को समझने समझने से पहले सबसे पहले हम सोडियम
तत्व को समझते हैं। सोडियम तत्व की अगर बात की जाए कि उदासीन सोडियम तत्व था, उदासीन सोडियम परमाणु लिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, क्योंकि सोडियम 11 23 होता है। कितना होता है? सोडियम का 23 और 11 होता है, तुम लोगों को पता होगा। तो अगर मैं उदासीन की बात करूं कि उदासीन सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है इसमें 11 होती है, और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो भी क्या होती है? 11 होती है। जब इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन मान लो निकाल दिया गया, दान कर दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 बचेगी, और प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो सेम रहेगी, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक के भीतर पाए जाते हैं, और परमाणु के नाभिक के भीतर से किसी चीज को निकालना बहुत मुश्किल होता है। अर्थात प्रोटॉन जो होते हैं वो ना जितने यहाँ पे होंगे उतने ही यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10, और यहाँ पे कितनी होगी? 11। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 11 थे, यहाँ पे प्रोटॉन 11 थे। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर बाहर निकल आया। एक इलेक्ट्रॉन बाहर आने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10 10 बचेगी। अब इसमें से कौन ज़्यादा है? इसमें से प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, इसलिए यहाँ पे कितना आ गया? प्लस का 1 आएगा। एक कितने से ज़्यादा है? 1 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे प्लस 1 आएगा। अगर 2 होता, यहाँ पे 12 होता तो यहाँ पे 2 आता। तो कहने का तो जितने से ज़्यादा होता है उतना यहाँ पे चार्ज आता है। इसी प्रकार से अगर क्लोरीन की बात किया जाए, तो क्लोरीन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 17 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होती है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, इसके बाह्यतम कोश में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो 281 होता है इसका, 281। अब इसके बाह्यतम कोश में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ज़्यादा आसान होता है, जबकि 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इस वाले सोडियम को क्या करना होता है? अपने बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा करना होता है। अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, या फिर ये वाला एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए। क्या हो जाए? या फिर ये वाला एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन या फिर क्या करे, ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। ऐसे ही यहाँ पे क्लोरीन में जो होता है उसका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 17। बाह्यतम कोश में कितने आएंगे वो देखते हैं। इसमें आएगा 2 8 और 7। क्या आएगा? 2 8 और 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2, 8, 7 होता है। इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब है 7 इलेक्ट्रॉनों को किसी परमाणु के नाभिक से अलग करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा। अर्थात वो क्या करेगा, अगर इसको अष्टक पूरा करना है तो वो बाहर से अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, और ये संतुष्ट हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो भी क्या होगी? 17 होगी। अब होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था वही वाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? वो देखो, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। और यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? वो 17 है। वो कितनी हो गई? 17। इन दोनों में से कौन ज़्यादा है? इन दोनों में से 18। 18 मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से एक ज़्यादा है। एक ज़्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? माइनस। अर्थात कितना ज़्यादा है? एक, इसलिए यहाँ पे कितना जाता है? एक। अब इस दोनों चीज़ों में देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे आया है और यहाँ पे माइनस चार्ज आया है। यहाँ पे जो धनावेश आया है, ये धनावेश, ये जो धनावेश है वो किस कारण की वजह से आया है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आया है। किसके कारण? कमी बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन की हानि। इलेक्ट्रॉन की हानि के कारण धनावेश आता है, या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश आता है, या फिर इलेक्ट्रॉन के दान करने के कारण क्या आता है? धनावेश आता है। अगली चीज़ यहाँ पे भी देखो, वही चीज़ है, देखने वाली चीज़ यही है। यहाँ पे ये भी है कि हाँ, यहाँ पे क्लोरीन परमाणु पर जो ऋणावेश आया है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण आया है। यहाँ पे जो ऋण आवेश आया हुआ है, यहाँ पे जो ऋणावेश आया हुआ है वो किसके कारण आया है? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण आया।
वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी उदासीन तत्व पर जो चार्ज आता है प्लस या माइनस, वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के आने या फिर इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण आता है, या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागने या फिर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के कारण आता है। तो कहने का मतलब है आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, ना कि प्रोटॉन के आधार पर। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं, तो उनको समझाना। जैसे मान लो ये सोडियम का क्या है, नाभिक है, सोडियम का परमाणु है। अब सोडियम परमाणु के चारों ओर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में क्या होगा, घूम रहा होगा, के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। अब इस नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, क्या होते हैं, इस नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। ये 11 सोडियम का 11 प्रोटॉन वाला नाभिक है, इसमें प्रोटॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब है अगर किसी भी तत्व में से क्या करना है, किसी तत्व में से किसी तत्व को आवेशित करना है, तो उसके बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉनों को बाहर किया जाएगा, ना कि इस नाभिक को गर्म करके, मतलब विद्युत आर्क लगा करके या फिर हीट करके। क्या होता है, केवल और केवल इस इलेक्ट्रॉन को बाहर किया जा सकता है। नाभिक में से प्रोटॉनों को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं नाभिक के अंदर एक विशेष बल, जैसे कि नाभिकीय बल से बंधे होते हैं, और नाभिकीय बल जो होता है वो लगभग 10⁻39 के कोटि का होता है। अब इसको देख करके देखो कि नाभिकीय बल जो होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया है नाभिक जो होता है वो बहुत छोटी जगह होती है। नाभिक जो होता है वो क्या होता है, 10⁻15 की कोटि का होता है, और 10⁻15 जो होगा मतलब एक बहुत छोटी सी जगह है, उस जगह पे नाभिक है, और नाभिक के अंदर होता है नाभिकीय बल। उस नाभिकीय बल में होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉनों को किसी परमाणु के नाभिक से बाहर निकालना जो होता है थोड़ा असंभव काम होता है। इसलिए यहाँ पर आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर ना दे करके इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। इसका ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। अगर बात की जाए मास ऑफ प्रोटॉन की, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ देखी जाए तो इसमें देखो माइनस का 31 किलोग्राम है। माइनस 31 किलोग्राम मतलब बहुत कम। जितनी बड़ी संख्या माइनस में होती है वो चीज़ उतनी ही छोटी होती है। यहाँ पे इससे कुछ कम है, तो कहने का तो ये उससे ज़्यादा है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर भाग लगाया जाता है तो मान निकल करके आता है 1837। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1837 m/n इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। क्या होता है, 1837 गुना होता है। क्या होता है, 1837 गुना होता है। तो कहने का मतलब है प्रोटॉन को, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन वजन मतलब मास का मतलब होता है वजन, वजन मतलब भारीपन। मतलब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, भारीपन है, वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना है। इसका मतलब है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक सामने वाला व्यक्ति जो है वो 100 किलोग्राम का है, और उससे क्या है, एक व्यक्ति जो है वो 100 किलोग्राम का है, उससे सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसका 2 गुना है। तो कहने का तो वो 200 किलोग्राम का है और ये 100 किलोग्राम का है। कहने का मतलब उस व्यक्ति से वो वाला व्यक्ति उससे डबल है, तो कहने का तो वो ज़्यादा भारी हुआ। तो इसी प्रकार से जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है उसका जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। तो इतना भारी होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कि नाभिक से प्रोटॉन को खींचना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का थोड़ा द्रव्यमान ही इतना कम होता है कि उसको क्या है, थोड़ा हीट कर दो वो अपनी जगह से खसक लेता है, होता है। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है प्रोटॉन की तुलना में, कि अगर किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से तोड़ना है तो या तो विद्युत आर्क लगा दो, विद्युत आर्क लगाओगे वो अपनी कक्षा छोड़ के खसक लेता है। तो कहने का मतलब है प्रोटॉन के द्रव्यमान जो होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है,
और इसलिए आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है और नाभिक से इसको बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।